सिनवार के बाद हमास चीफ की तलाश तेज कर दी गई है। खालिद मशाल का हमास चीफ बनना संभव है। तो ये देखिए, इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार, और अब याहिया सिनवार को एलिमिनेट किया गया है। उसके बाद खालिद मशाल को हमास का चीफ बनाया जा सकता है। ये खबर सामने आ रही है। खालिद मशाल इस वक्त तुर्की में मौजूद है। हमास को डर है कि खालिद की भी हत्या हो सकती है। यानी हमास ने याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद अगले चीफ की तलाश शुरू कर दी है, और उसमें सबसे ऊपर यह शख्स है जिसका नाम है खालिद मशाल। तो हमास का प्लान मशाल, जी हां, दावा इसमें क्या किया गया है सबसे पहले वो देखिए। दावा क्या है? तो इजराइल से बदले का हमास ने प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत आगे एक्शन लिया। नया प्लान क्या है? खालिद मशाल बन सकता है हमास का नया चीफ। जी हां, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नया प्लान क्या है? याहिया सिनवार का बेहद करीबी खालिद मशाल, इसे कमान सौंपी जा सकती है हमास की। खालिद मशाल हमास को नए सिरे से मजबूत करेगा, ये इसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है खालिद मशाल, जिसे अब हमास का चीफ बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हमास पॉलिट ब्यूरो का प्रमुख रह चुका है। तुर्की में छिपे होने की खबर है खालिद मशाल की, ये भी जानकारी सामने आ रही है तुर्की में हो सकता है। तो समीर, जिस तरीके से एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि लीडरशिप को खड़ा किया जाए, क्योंकि पहली और बड़ी चुनौती तो यही है। बिल्कुल, और जाहिर है खालिद मशाल का नाम आते ही इजराइल की प्राइम टारगेट लिस्ट में ये जुड़ जाएगा, इसमें भी कहीं कोई शक है नहीं। हमारे साथ आज मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे खतरनाक वॉर जोन में। बेरूत से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, वो कर दिखाया इजराइल ने जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इजराइल ये कर सकता है, और निश्चित तौर पर इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं। याहिया सिनवार के एलिमिनेशन के बाद इस वक्त लेबनान से क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इजराइल पर अब बड़े हमले हो सकते हैं, बदला लिया जा सकता है, ये सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप देखें 3 महीनों में इजराइल ने ना सिर्फ हमास बल्कि हिजबुल्लाह के बड़ी टॉप लीडरशिप को लगभग खत्म सा ही कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ने या हमास ने कोशिश नहीं की रिटेलिएशन की, उन्होंने लगातार अटैक करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पुरजोर कोशिश की। हाइफा के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने एक बेस पर अटैक किया, लेकिन शायद इससे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये दोनों ही प्रॉक्सीज या फिर दोनों ही ग्रुप जो है कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और इजराइल लगातार इनकी लीडरशिप के साथ साथ इनके ग्राउंड के जो मूवमेंट्स है उसको भी उसने ख़त्म कर दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद लगभग हमास ख़त्म हो गया। सिर्फ खालिद मशाल की बात की जा रही है जो कुवैत में या फिर कतर में बैठा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बेरूट में या साउथ लेबनान में अटैक्स इजराइल के रुके नहीं है। कल रात को भी, आज सुबह भी अटैक्स किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों फ्रंट के ऊपर, मैं दोनों फ्रंट इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि इजराइल लगातार कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है, लेकिन दोनों फ्रंट पर जहाँ उसकी ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है, ग्राउंड फोर्सेस मूव कर चुके हैं, इन दोनों फ्रंट पर लगभग उसने वो अचीव कर लिया है जो वो चाहता है। इजराइल की तरफ से कल नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अभी भी रुकेंगे नहीं, हमारा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने लगभग इनकी लीडरशिप्स को, इनके पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, इनके कमांडर्स को मार गिराया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो आप मान के चलिए कि इजराइल का प्लान कुछ आगे चलकर है। यानी इजराइल अब ऐसा चाहता है कि ना सिर्फ इनकी लीडरशिप को, इनके पूरे स्ट्रक्चर को, बल्कि उस एरिया को ही डोमिनेट करे जहां से लगातार ये ऑपरेट करते हैं। सुमित, बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो इन सारे प्रॉक्सी संगठनों की, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उनकी चुनौती तो यही है कि अपने लीडर्स को वो पहले बचाएं। बाद में वो शायद बड़े प्लान बना भी पाएं, लेकिन पहली चुनौती तो यही लग रही है कि अपने बड़े चेहरों को वो कैसे बचाएं। और देखिए, TV9 के पास ऑपरेशन सिनवार का वीडियो आया है और मौत से कुछ देर पहले का ये वीडियो सामने आया है। 47 सेकेंड के वीडियो में जिंदा दिख रहा है सिनवार, और वीडियो में सिनवार सोफे पर बैठा नजर आ रहा है। सिनवार ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखा है।
और ये ठीक उसकी मौत के पहले का वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मौत से ठीक पहले का वीडियो। हमला हुआ है जिस घर पर, उसी घर में सोफे पर बैठा ये सिनवार आपको नजर आ रहा होगा, कपड़े से अपना मुंह ढका सिनवार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए लाल घेरे में हमने जिस शख्स को सर्कल किया हुआ है, राउंड किया हुआ है या इंडिकेट किया है, वो याहिया सिनवार बताया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास वीडियो है। अब आपको 47 सेकंड के इस वीडियो का हम एक एक फ्रेम दिखाने जा रहे हैं जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है, जो ड्रोन कैमरे से लिया गया है। ये वीडियो जरा यहां बिग वॉल पर हम आपके सामने प्ले करने जा रहे हैं। ये देखिए, सोफे पर बैठा जो शख्स नजर आ रहा है वो है याहिया सिनवार। चारों तरफ इमारतों का मलबा आपको नजर आएगा। एक इमारत जो थोड़ी सी बची हुई है उसमें ड्रोन अंदर दाखिल होता है और उसके बाद दूर चंद फीट की दूरी पर बैठा हुआ एक शख्स नजर आता है। यही है याहिया सिनवार, घायल अवस्था में अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए। ये जो शख्स बैठा है लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, ये है याहिया सिनवार। हमास की कमान इसी शख्स ने, याहिया सिनवार ने संभाल रखी थी और उसे एलिमिनेट किया गया है। एक चीज और है इन तस्वीरों में, देखिए हाथ में याहिया सिनवार के एक लकड़ी है, उसने एक लकड़ी को होल्ड किया हुआ है। ड्रोन को जैसे ही वो देखता है कि ड्रोन उसके करीब पहुंचता है, उस लकड़ी से वो ड्रोन के ऊपर हमला करता है, ड्रोन की तरफ फेंकता है। ये भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है याहिया सिनवार की। ये वो आखिरी तस्वीरें जब वो जिंदा था, यानी इस ऑपरेशन में मारे जाने के ठीक पहले की ये तस्वीरें याहिया सिनवार की। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। ये जो लाल घेरे में शख्स आपको नजर आ रहा है, ये है याहिया सिनवार। इस्माइल हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद याहिया सिनवार ही वो शख्स था, वो कमांडर था हमास का, जिसने हमास की कमान संभाली और अब इजराइल ने उसे मारकर निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। ये देखिए, याहिया सिनवार जैसे ही लकड़ी जो या हाथ में उसके जो कुछ भी है वो उठाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे मार दिया जाता है और उसके बाद वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। सोफे पर बैठा सिनवार इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा और इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद, इसे अंजाम दिए जाने के बाद इजराइल ने भी इस बात का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि याहिया सिनवार मारा गया। अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने सिनवार को मारने का यह पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया। ऑपरेशन सिनवार की इनसाइड स्टोरी ये रही TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। आईडीएफ की बटालियन 450 गाजा की इमारत में घुसी, इमारत में संदिग्ध दिखा तो आईडीएफ ने फायरिंग की। इमारत में ही कंबल ओढ़े 2 हमास के लड़ाके भी दिखाई देते हैं। चौथा पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि दोनों लड़ाके सिनवार के लिए रास्ता बनाने लगे। आईडीएफ की भीषण फायरिंग में दोनों लड़ाके घायल हो जाते हैं। मौका देखकर सिनवार दूसरी इमारत में घुस गया। आईडीएफ ने इमारत पर टैंक से गोले दागने शुरू किए, हैंड ग्रेनेड फेंके। इसके बाद इमारत में आईडीएफ ने ड्रोन भेजा। ड्रोन देखिए किस तरह से अंदर दाखिल होता है तो सामने सोफे पर बैठा जो शख्स नजर आता है वो था याहिया सिनवार। ड्रोन के पास आने पर सिनवार ने ड्रोन पर एक लकड़ी जैसी कोई चीज फेंकी। आईडीएफ ने फायरिंग की जिसमें सिनवार मारा गया। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसने जाहिर है ईरान को भी हिलाकर रख दिया होगा। संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन साहब, इन तस्वीरों को जरा आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और अगर डिकोड कर पाएं, क्या समझ पा रहे हैं आप, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा? याहिया सिनवार को मारा जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया है। और देखिए, ये बहुत ही प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है जो टिपिकल सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन है। ये जो इनकी सेना की टुकड़ी वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, वो टुकड़ी ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं और ये घुसे हुए हैं, तो उसके बाद उनकी आपस में फायरिंग हुई और जो इजरायली सेना के लोगों ने फायरिंग की है, उनके जो 2 सुरक्षा गार्ड थे, ऑब्वियसली वो उनका रास्ता बना रहे थे और वो भी घायल हुए हैं। उसके बाद उसको ये जाहिर हो गया है कि अब ये यहाँ पर मारा जाएगा, तो उसने पूरी कोशिश करके दूसरी नज़दीक वाली बिल्डिंग में जाके वो छिपा है और इजरायली सेना भी पूरी तैयार थी। उसको इस ऑपरेशन के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए थी कि अगर इस बिल्डिंग में घुसा है तो उसके लिए ड्रोन से उसको वो सर्वेलेंस ले रहा था और जैसे ही वो ड्रोन ने वो सर्वेलेंस किया,
जाहिर ये क्या नाम है, जाहिर है कि ये शिनवार ने अपने को कंबल से ढक के रखा था और वो शायद उसने ये गलती भी की है कि जो वो फेंका है, मेरे को लगता है वो ड्रोन ने उस समय उसकी चेहरा पहचान लिया होगा और उसके बाद ड्रोन ने जैसे ही अपना काम कर लिया है उसी दौरान ये इनको स्पेसिफिक हिंट मिलते ही टैंक का फायर किया गया है, क्योंकि उसको वहाँ पर बर्बाद करना था, गिराना था बिल्डिंग से। और वो जो रिपोर्ट्स हैं कि उसके सिर में काफ़ी मलबा गिरा था, थोड़ा सा उसका चेहरा दिख रहा था, बल्कि इसके दाहिने आँख की तरफ एक मोल है उससे पहचाना गया और बाद में डीएनए टेस्ट है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है इजरायली सेना ने किया है। और जाहिर है कि कल तो ये आ रहा था न्यूज़ में कि शायद ये चांस ऑपरेशन था, मतलब पता चला कि हाँ ये छिपा था। मेरे को लगता है ये बहुत ही रिलायबल इंटेलिजेंस ऑपरेशन है और इसीलिए इतना ये बेहतरीन और सर अब तक जितने ऑपरेशंस ऐसे हमने देखे हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह, उनके लीडर्स को जब इजराइल टारगेट करता है तो इंटेल का इतना सटीक इस्तेमाल होता है, ये हर ऑपरेशन के सफल होने पर ये नजर आ रहा है। और देखिए गाजा में जहां मारा गया सिनवार, वहां पहुंचे हलेवी, आईडीएफ चीफ हलेवी ने उस जगह का दौरा किया। सिनवार के मारे जाने के बाद पहुंचे थे आईडीएफ चीफ हलेवी और टीवी9 के पास आईडीएफ चीफ हलेवी के दौरे का वो वीडियो भी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हलेवी वहां पर पहुंचे जहां पर सिनवार को इस ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया। तो इस ऑपरेशन को जब कंप्लीट किया गया तब आप देखिए आईडीएफ चीफ वहां पर पहुंचते, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। टीवी9 पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हलेवी वहां पर मौजूद, वहां पे जो ऑफिसर्स थे सेना के, उनसे ब्रीफिंग लेते हुए ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन सफल रहा, एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य इजराइल ने हासिल किया है सिनवार के रूप में, क्योंकि सिनवार को लेकर बहुत पहले ही नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि गाजा के कसाई को हम नहीं छोड़ेंगे। और सिनवार का अंत हो गया है। 5 सवाल अब अहम हैं। वो 5 सवाल कौन कौन से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या हमास से किसी ने मोसाद को सिनवार की जानकारी दी, क्योंकि ये सटीक जानकारी कहां से मिली मोसाद को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या हमास में कोई सिनवार का दुश्मन बैठा था जिसने ये इंफॉर्मेशन दी। बिल्कुल, और इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। अक्सर टनल में छिपने वाला सिनवार इमारत में कैसे आया, यह भी अहम सवाल है। वीडियो में सिनवार अकेले दिखा, हमले के वक्त लड़ाके कहां थे? हमास के जो बाकी लड़ाके आमतौर पर उसके साथ होते हैं वो आखिर कहां थे? क्या आईडीएफ से बचने के लिए आम लोगों की तरह रह रहा था याहिया सिनवार? यह भी वो अहम सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं। थापर सर, आपका अंदाजा क्या कहता है, ये इनसाइड जॉब है कोई? इतनी सटीक जानकारी, टनल में रहने वाला सिनवार एक बिल्डिंग में है और ये इतनी पुख्ता जानकारी की एक अटेम्प्ट में इस ऑपरेशन को सफल कर दिया गया। आप इसे कैसे देखेंगे इस ऑपरेशन को? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि क्या किसी ने इंफॉर्मेशन अंदर से दी हमास के किसी कार्यकर्ता ने आईडीएफ को, या ये चांस एनकाउंटर है। लेकिन मैं समझता हूं, जो जैसे मैं देख रहा हूं कि याया अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ छोटे ग्रुप में मूव कर रहा था, क्योंकि बड़े ग्रुप में मूव करने में खतरा होता है, आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, टारगेट आसान से बन जाते हैं। तो शायद वो छोटे ग्रुप में 2 या 3 लोगों के साथ मूव कर रहा था। और मुझे लगता है कि एक चांस एनकाउंटर है कि सर्च पार्टी जा रही थी, जब उन्होंने जो बॉडीगार्ड्स थे या एसोसिएट्स थे उनको टारगेट किया, तो वो जाके दूसरी बिल्डिंग में बैठ गया और उन्होंने उसके पीछे ड्रोन, उनको समझ आ गया कि अगर 2 आदमी इसके साथ चल रहे हैं तो कोई खास आदमी है, शायद उनको पता नहीं था। लेकिन जब ड्रोन अंदर गया, थोड़ी हरकत की होगी, पहचान में आ गया होगा, तो उसका खात्मा हुआ। तो ये भी हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि अंदर की इंफॉर्मेशन, ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है जिसका पूरे युद्ध के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, पूरे युद्ध पर बड़ा असर पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से याहिया सिनवार को एलिमिनेट किया गया, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आमतौर पर बंकर के अंदर छुपा रहने वाला याहिया सिनवार इस तरह से इमारत में अकेला क्या कर रहा था, यह भी अहम सवाल है। एक अहम खबर और आ रही है, आईडीएफ को सिनवार के भाई की भी तलाश है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हजारी की धमकी, सिनवार के भाई के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे, यह कहा गया है। हमास के बुनियादी ढांचों की तबाही तक इजरायली हमले जारी रहेंगे, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के
स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है। डैनियल हगारी ने यह सीधी धमकी दी। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, हमास का जड़ से खात्मा करके रहेंगे। याह्या सिनवार को खत्म किया गया है। दुश्मनों के खात्मे की तैयारी कैसी चल रही है, इजराइल में क्या है प्लानिंग, बताएंगे आपको रवि। बिल्कुल, देखिए नेतन्याहू का यह प्रण था कि दुश्मन का खात्मा करेंगे और जैसे जैसे ये ऑपरेशंस आगे बढ़ रहे हैं ये साफ पता चल रहा है। सबसे पहले इस्माइल हानिया की बात करें, वो मारा गया इस ऑपरेशन में और इस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और फिर मोहम्मद दाइफ का खात्मा हुआ, वो मारा गया अगले ऑपरेशन में। इस तरह से तीसरा जो नाम है वो देखिए याह्या सिनवार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया। हसन नसरल्लाह एक बड़ा टारगेट, हसन नसरल्लाह के रूप में हिजबुल्लाह को बड़ा आघात दिया गया इजराइल की तरफ से। तो सवाल इसमें यह है कि अगला टारगेट कौन है, अगला नंबर किसका है, कौन है रडार पर अब इजराइल की। खास बात यह कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और यह बार बार इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हम अपने दुश्मनों को कहीं से भी, पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनका खात्मा करेंगे। संजय भारद्वाज सर, अभी भी क्या यह कहा जा सकता है कि ये प्रॉक्सी सामना कर पाएंगे इजराइल का, क्योंकि चाहे वो हमास हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इनके टॉप लीडर्स को एक एक करके खत्म करता जा रहा है इजराइल। देखिए, जिस तरीके से ईरान का जो स्टेटमेंट आया है इस्माइल इनके सिनवार के जाने के बाद कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, जो हमारी लड़ाई है, ये इससे और मजबूत होगी और जो यूथ है, जो रेडिकल्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो हमास के साथ या आप हिजबुल्लाह के साथ या जो फ़लस्तीन की बेसिकली जो लड़ाई है उसके लिए और ज़ोर से लड़ेंगे। तो ये बात मान के चलिए कि एक लीडर के जाने से, सिनवार के जाने से, हानिया के जाने से या ईरान के प्रेसिडेंट के जाने से इस लड़ाई में कोई कमी नहीं आई है। बराबर ये प्रॉक्सी बने हुए हैं, ये डिफरेंट रूप में, चाहे हमास, पहले पूरा हमास ने अपना ताकत लगाया, अब हिजबुल्लाह लगा रहा है, हूती भी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा हुआ है, जो इस्लामिस्ट हैं इराक में वो अपना पूरा जोर शोर से, और इनके पीछे एक जो ताकत तो यही है ना कि ईरान इस तरह से ही अपने प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाकर, उन्हें सूली पर चढ़ाकर अपनी ही ताकत कम क्यों कर रहा है, अपने ही हाथ पैर क्यों काट रहा है, ये एक सवाल हर किसी के जहन में। नहीं, आप ईरान कमज़ोर नहीं कर रहा, ईरान तो अपने आप को मजबूत कर रहा है। इनको आगे, इनके पीछे एक स्टेट के रूप में जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल का जो एक अपना जो सिक्योरिटी कर्व है मिडिल ईस्ट में, उसको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। इस्लामिक एक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है कि इस्लाम और इस्लामिस्ट यहाँ पे खतरे में है और उसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल और अमेरिका समर्थित ताकतें जो यहाँ पे उनकी मौजूदगी है वो हैं। और इसमें वो बाहरी, ना केवल मिडिल ईस्ट की ताकतों का सहारा ले रहे हैं, चाहे उसमें वो मोबिलाइज कर रहे हैं यूएई को, सऊदी अरबिया को, जॉर्डन को, तुर्की को, और साथ ही साथ जो बाहरी ताकतें हैं उनका भी आसरा लेके। लेकिन सर सवाल यही है कि जो दूसरे अरब मुल्क हैं, देश हैं, क्या वो इस आग में अपना हाथ जलाएंगे? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि बयान बड़े बड़े दिए उन्होंने, लेकिन सीधे तौर पर कहीं कोई इजराइल के सामने खड़ा होना नहीं चाहता। इसके पीछे की और वजह हो सकती है, लेकिन एक सच्चाई तो ये अब तक एक साल में हमने देखी है। और देखिए, हमास के लड़ाकों को नेतन्याहू का अल्टीमेटम, 101 इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, बदले में हमास लड़ाकों को मिलेगा जीवन दान। सिनवार से भी बुरी मौत देने की चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा यह अंत की शुरुआत है। तो देखा आपने, सुना आपने, नेतन्याहू को पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है, आइए इसे समझाने की आपको करते हैं कोशिश। उनके बयानों का आखिर मतलब क्या है? सिनवार के सफाई के बाद हमास को कैसे दिया जा रहा है अल्टीमेटम? नेतन्याहू कहते हैं गाजा में युद्ध का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये अंत की शुरुआत जरूर मानी जा सकती है। हमास हथियार डाले, हमास के लड़ाके अपने हथियार डालें और बंधकों को फौरन रिहा करें, ये सीधे तौर पर कहा गया है। बंधकों की रिहाई पर गाजा जंग खत्म हो सकती है। याह्या सिनवार के मौत के साथ ही इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है।
बिल्कुल समीर, और इसमें एक ऑफर भी है कि बंधकों की रिहाई करने वालों को सुरक्षा देंगे, यानी कि जीवन दान देने की बात कही जा रही है। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं छोड़ेंगे। स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी नजर आ रही है और ईरानी आतंक की दीवार हमारी आंखों के सामने ढही। ईरान ने जो आतंक राज थोपा वो समाप्त हो जाएगा, ये नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। और इसमें ईरान को भी देखिए समीर, उन्होंने इन्वॉल्व किया सीधे तौर पर कि ईरान भी उनके रडार पर है। ये ऑफर शायद उसके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ईरान का प्रॉक्सी है हमास, ये तो दुनिया जानती है। और हमास ने किस तरह से इजराइल पर हमला करके, बर्बर हमला करके उसे बड़ा जख्म दिया था। 7 अक्टूबर की वो कड़वी यादें हर किसी के जहन में जिंदा हैं सिंघल साहब। लेकिन अब क्या इजराइल की पूरी रणनीति में, स्ट्रैटेजी में जबरदस्त बदलाव भी हम देख रहे हैं। पहले इसी याहिया सिनवार से, इसी इस्माइल हानिया से बातचीत हो रही थी, बंधकों की रिहाई की कोशिश की जा रही थी, कतर ने सारे दरवाजे खोलकर रखे थे। और अब इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बंधकों को छोड़ो वरना बाकी का भी यही हश्र होगा। देखिए, ऐसा है कि जो जैसा आपने सही कहा कि पहले अभी तक इजराइल और यूएस की जो है कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर हो और बंधकों की रिहाई हो, लेकिन साइड बाय साइड उनकी इजराइल की ये पॉलिसी भी चल रही थी कि जो भी उनके लीडर हैं, जो भी हार्डलाइनर लीडर्स हैं, उनको एलिमिनेट करा जाए। एंड ये बहुत इनको इजराइल को बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि ये याहिया सिनवार जो कि वन ऑफ द जो आर्किटेक्ट था जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ इजराइल पर, उसको उनको एलिमिनेट करने का मौका मिल गया। और अगर आप देखें, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि अब वहाँ पर सीज़ फायर के लिए बात करने का मौका मिल रहा है। तो लेकिन अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जैसा स्टेटमेंट दिया है, उनकी अब जो इच्छा ये हो गई है कि हम हमास को अब बिल्कुल भी लेबनान में इसमें पैलेस्टाइन में रहने नहीं देंगे। तो उसकी लीडरशिप को ना वो सरेंडर करवाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह सरेंडर कर दें और तब उनको वो जीवन दान दे देंगे अगर जो है उनका वो जो उनके बंधक हैं उनको वो रिहा कर दें। तो और ये साथ साथ ये ईरान को भी, जैसे इन्होंने बोला है कि ईरान पर हमले की तैयारी बिल्कुल चल रही है इजराइल की। अब अमेरिका कितना उनको रोक पा रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इजराइल उस ईरान पर इलेक्शन होने से पहले, नवंबर में जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, उससे पहले उस पर ईरान पर हमला करेगा और अपना बदला जरूर लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल ने जो लेबनान में भी किया या पैलेस्टाइन में जब 7 अक्टूबर के बाद जो हमला किया उसके लिए समय लिया, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ में आए। तो उसमें लग रहा है कि ईरान में भी वो इसी तरह की कोई कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। और इसको लेकर तो जैसा कि हमने भी खबर दिखाई थी कि पूरी तरह से सहमति बन गई अमेरिका और इजराइल के बीच के कैसे हमला करना है, कब हमला करना है। और देखिए, इस बीच एक और खबर के सिनवार की मौत पर ईरान की धमकी सामने आई है। इलाके में प्रॉक्सी संगठन मजबूत होंगे। हिजबुल्लाह की भी इजराइल को चेतावनी और इजराइल से युद्ध और विनाशक होगा, इजराइल को यह चेतावनी दी गई है। तो ईरान हिजबुल्लाह का ऐलान, आगे बारूदी घमासान। देखिए धमकी में क्या कहा गया है, कैसे ईरान की तरफ से धमकी सामने आई है। सिनवार की मौत पर ईरान हिजबुल्लाह की बड़ी चेतावनी। किसको? इजराइल को। युवाओं और बच्चों के लिए आदर्श बनेगा सिनवार, यह कहा है ईरान ने। आदर्श कौन? याहिया सिनवार। युवाओं और बच्चों के लिए क्या याहिया सिनवार जैसा शख्स आदर्श बन सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है रवि। और देखिए, इजराइल से जंग नए चरण की तरफ बढ़ रही है। ये हिजबुल्लाह ने कहा है सिनवार की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। यानी कि बदले की बात अभी भी कही जा रही है तब, जबकि सबसे बड़ी समस्या तो है लीडरशिप की। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सुमित, बदले की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल का एक्शन ये बता रहा है कि जो हिजबुल्लाह या प्रॉक्सीज का जो बदला, उसके वॉल्यूम में और इजराइल के काम करने के तरीके में कितना बड़ा गैप है। जो नुकसान, जो हानि हिजबुल्लाह या हमास की हो रही है, उसकी भरपाई करना मुश्किल है। फिर भी ये युद्ध ऐसा लग रहा है हिजबुल्लाह इसको कंटिन्यू करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। क्या मोडस ऑपरेंडी, क्या तरीका होगा इस युद्ध में आगे बढ़ने का हिजबुल्लाह के साथ?
देखिए रवि, हम सब जानते हैं कि इजराइल के इतिहास में पिछले 7 अक्टूबर एक काला अध्याय था, काला दिन था, लेकिन उसके बाद एक साल हर दिन हमास और हिजबुल्ला के लिए काला अध्याय साबित होगा, क्योंकि आप मानिएगा कि एक साल में पूरा हमास ही खत्म हो गया। 40 साल लगे ईरान को इन प्रॉक्सीज को तैयार करने में, जहां एक तरफ हिजबुल्ला को तैयार किया गया, साजो सामान, हथियार दिए गए, लीडरशिप दिए गए, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर उनका दखल हो गया। 40 साल की ये लीडरशिप लगभग आप मानिए ये हमास के साथ भी है, लगभग इजराइल ने अब खत्म कर दी है। अब इनका वजूद खत्म हो गया। मैं इस समय बेरूट में हूं, मैं आपको बताऊं हिजबुल्ला का 1 महीने पहले जो रुबाब हुआ करता था, जो उसका वजूद हुआ करता था, 1 महीने बाद वो बिल्कुल 360 डिग्री या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नीचे गिर चुका है। और निश्चित तौर पर ऐसा ही हमास के साथ हुआ है। हमास की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, हमास का वजूद लगभग आप कहिए कि भले ही आइडियोलॉजिकली वो एग्जिस्ट करते हो, लेकिन वो अगर आप ग्राउंड पर फिजिकली बात करेंगे, उनके कमांडर्स की बात करेंगे, निश्चित तौर पर खत्म हो चुका है। और अभी इजराइल रुका नहीं है, इजराइल अभी भी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, इजराइल अभी भी ऑपरेशन चला रहा है। तो मानिए कि इजराइल का डिटरमिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव अभी इससे ज्यादा के हैं, और वो तब तक नहीं रुकेगा जहां तक मुझे लगता है कि जब तक वो इस पूरी प्रॉक्सीज के बाद सीधे ईरान से 1-on-1 ना हो जाए, जब तक वो ईरान को ये ना समझा दे कि अगली बार अगर आपने इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया, रिवाइव करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर हमारा अटैक अब सीधे तौर पर बिल्कुल सही बात है। और याह्या सिनवार की मौत के साथ बहुत कड़ा संदेश इजराइल ने ईरान को दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सिनवार की मौत पर देखिए जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। जो बाइडेन का भी बयान आया है, सिनवार की मौत दुनिया के लिए बेहतर है। बाइडेन ने कहा 4 अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास की कैद में बंधक हैं। बंधक संकट के लिए यही शख्स याह्या सिनवार जिम्मेदार था। बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात भी की। संजय मेस्टन सर, किस तरह से आप अमेरिका के रोल को देखते हैं? और अमेरिका न सिर्फ याह्या सिनवार के मारे जाने को दुनिया के लिए बेहतर बता रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसमें अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और बिल्कुल अमेरिका का जो सपोर्ट है बिल्कुल है, आयरन क्लैड सपोर्ट है, वो कई बार प्रेसिडेंट बाइडेन ने दोहराया हुआ है, और उसी लिए पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे वेपनरी हो, सब कुछ मिल रहा है। और अभी आपने वो देखा है कि उनको लेटेस्ट 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा है। बिल्कुल, तो सब कुछ ये जब मिल रहा है, ये सपोर्ट बहुत अच्छा है। और देखिए अभी बेसिक एक आपने ईरानियन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सुना, ये सुप्रीम लीडर का, कि शनिवार से युवा और बच्चे मोटिवेट होंगे। क्या वहाँ पर टेररिस्ट ही बनाने हैं? टेररिज्म से कोई लड़ाई जीती जाती है? और मेरा जो तजुर्बा है, देखिए मैं अफ़गानिस्तान में जब था अभी अलकायदा का, और फिर इंडियन आर्मी ने जो LTT के साथ लड़ाई की थी, श्रीलंका आर्मी ने 2006 में LTT को ख़त्म किया। आज LTT कहाँ पर है? उसका कोई नाम ही नहीं है। मिलिट्रीली वो डिफीट हुई थी। नंबर 2, जो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ख़त्म हो चुकी है। यस, तो आपका ये मानना है कि ये जो तरीका, ये जो पैटर्न या ये जो भी योजना है, ये कारगर साबित नहीं होगी ईरान की, और लोगों को इस आतंकवाद के रास्ते पे बढ़ाने का मतलब ही है कि देश के लिए और मुसीबतों को इनवाइट करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास वक्त इतना ही था।